बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अभी तक हमने जो है फंडामेंटल्स ऐसी मशीनरी के वैसे पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, और उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर का पढ़ा, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे फंडामेंटल्स ऑफ एसी मशीन्स या एसी मशीनरी। अब हम उससे एक स्टेप आगे जाके प्रॉपर एसी मशीन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। एसी मशीन्स में आपकी आवाज कट रही है जी, हेलो, एम आई क्लियर? जी सर। यस सर, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, सही आ रही है। Okay, if anyone have आवाज आ रही है some sort of issues, if someone is facing some sort of issue, that means he or she have internet issues. I'm continuously watching on another device for short continuity. So in case anyone have any sort of uh, disturbances, he or she should first confirm some sort of other. Please don't interrupt ड्यूरिंग द क्लास। कोशिश करें कि कोऑपरेट करें। अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो पहले किसी कलीग से कंफर्म कर ले। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे थे, लास्ट टाइम वी हैव सम चंक ऑफ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसी फंडामेंटल्स, और उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था कि कौन कौन सी ऐसी मशीन्स जो है वो उनके पे हम बात करेंगे। अब इनका स्टेप बाय स्टेप डिटेल रिव्यू होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, वर्किंग होगी, और इनकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज अल्टरनेटर्स। अल्टरनेटर्स आर बेसिकली, आप एसी जनरेटर को अल्टरनेटर बोलते हैं। उससे पहले कुछ अल्टरनेटर्स का जो है वो इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम प्रॉपर सबसे पहले एसी सिस्टम जो जैसे कि हमें पता है हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ओवर डीसी सिस्टम, उनमें से चंद एक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि एसी सिस्टम जो है वो या अल्टरनेटिव जो है वो क्यों ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो AC system has a number of advantages over DC system. These days, three-phase AC system is being exclusively used for generation, transmission and distribution of power. तो हमारे पास जितनी डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन हो रही है वो एसी सिस्टम के जरिए हो रही है, और दैट्स व्हाई मैंने स्टार्ट भी एसी जनरेटर से लिया है। अगर आपको जनरेशन में आइडिया हो जाएगा तो लेटर ऑन आप बाकी चीजें जो है वो आसानी से समझ पाएंगे। The machine which produces three-phase electrical power from mechanical power is called an alternator or synchronous generator. उसको आप alternator भी कहते हैं और synchronous generator कहते हैं। synchronous generator क्यों कहते हैं, ये at the end of the lecture आपको बहुत clear हो जाएगा कि synchronous generator इसको क्यों कहते हैं। Alternators are the primary source of all the electrical energy we consume. Basic source जो है वो बेशक आप डीसी यूज कर रहे हो, बेशक एसी यूज कर रहे हो, तो बेसिक सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स वो अल्टरनेटर्स ही है। दीज मशीन्स आर द लार्जेस्ट एनर्जी कन्वर्टर्स फाउंड इन द वर्ल्ड। दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी एनर्जी। An alternator operates on the same fundamental principle, वो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, वो क्या था कि when the flux linkage a conductor changes, यानी कि एक कंडक्टर जिसको फ्लक्स कट कर रहा है उसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। या दूसरे लफ्ज में हमने ये पढ़ा था कि when a conductor is placed into a varying flux, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ये वो बेसिक प्रिंसिपल है, और इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो सारे अल्टरनेटिव जो है वो काम करते हैं। when the flux linkage linking a conductor changes,
and EMF is induced in the conductor. An alternator has armature winding and a field winding. तो दो तरह की वाइंडिंग्स होंगी इसमें, एक आर्मेचर और दूसरी फील्ड वाइंडिंग. It is usually more convenient and advantageous to place the field winding on the rotating part. ये जो rotating part है इसके ऊपर हम field winding करेंगे, that is rotor, and armature winding on the stationary part, that is stator, as shown in the figure. तो अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें ये हमारे पास 3 फेज सप्लाई है. ये ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसके ऊपर ये डॉट्स रूट्स नजर आ रहे हैं, ये आपका स्टेटर है, और ये आपका रोटर है जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ आपको पोल्स नजर आ रहे हैं. तो अगर आप इसकी अरेंजमेंट पे गौर करें तो हर नॉर्थ के साथ दूसरा अपोजिट पोल है. दैट मींस इस अट्रैक्शन की वजह से एक दफा अगर ये चार्ज हो जाता है तो ये जो अट्रैक्शन है ये इसको रोटेट करवाती रहेगी. ये 3 फेज यहाँ पर वाइंडिंग्स होंगी स्टेटर के ऊपर, और ये हमारा रोटर है. तो जो रोटर के ऊपर वाइंडिंग होगी, ये जो आपने वायर नजर आ रही हैं, दीज विल बी नोन एज आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग, और ये जो स्टेटर के ऊपर होंगी दैट विल बी नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग. अब हम बात करेंगे कुछ, ये बेसिक कंस्ट्रक्शन थी, बेसिक कंस्ट्रक्शन. अभी डिटेल में आगे बढ़ेंगे. एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर. यहाँ पर जो हम ये लगा रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग, वो स्टेटर के ऊपर कर रहे हैं. तो स्टेटर रोटेट नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको आप स्टेशनरी आर्मेचर भी बोल सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर के क्या क्या फायदे हैं. द फील्ड वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर इज प्लेस्ड ऑन द रोटर. रोटर के ऊपर तो फील्ड वाइंडिंग होगी एंड इज कनेक्टेड टू अ डीसी is placed on the rotor and is connected to a DC supply through 2 slip rings. वो slip rings के जरिए जो है उसको DC पावर सप्लाई के जरिए के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा फील्ड वाइंडिंग को, जो कि रोटर के ऊपर होगी. द 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर. जो आर्मेचर के ऊपर 3 फेज वाइंडिंग होगी वो जो है वो स्टेटर के ऊपर होगी. दिस अरेंजमेंट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस. इस तरह क्यों करते हैं उसके कुछ फायदे हैं. सबसे पहले, इट इज इजियर टू इंसुलेट द स्टेशनरी वाइंडिंग फॉर हाई वोल्टेजेस फॉर विच द अल्टरनेटर्स आर यूजुअली डिजाइन. जनरली अल्टरनेटर्स हाई वोल्टेज जनरेशन के लिए यूज होते हैं. तो अगर इसके ऊपर हम स्टेटर के ऊपर हम कर लेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, तो इसको और इसको दोनों को इंसुलेट करना आसान होगा. It is because they are not subjected to a centrifugal forces, and also extra space is available due to the stationary arrangement of the armature. चूंकि इस चीज ने जो है वो रोटेट नहीं होना, तो ये जो वाइंडिंग के दरमियान में स्पेस है ये हम ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल इफेक्ट भी कम आएगा और इंसुलेशन भी रहेगी. दूसरा एडवांटेज क्या है? द स्टेशनरी 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू लोड विदाउट गोइंग थ्रू लार्ज अनरिलायबल स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस. तो ये जो वाइंडिंग है, ये जो आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग है, इसको हम डायरेक्ट जो है वो लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. जबकि अगर हम डीसी की बात करें तो उसमें हमें जो है वो स्लिप रिंग्स और ब्रशेस की जरूरत पड़ेगी. ये क्या चीजें हैं, ये लेटर ऑन जब हम डीसी मोटर्स को या डीसी मशीन्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये इसका आइडिया हो जाएगा. Only 2 slip rings are required to for DC supply to the field winding on the rotor. क्योंकि रोटर के ऊपर हमारे पास जो वाइंडिंग होगी उसको सप्लाई अप करने के लिए डीसी की जरूरत होगी, तो 2 स्लिप रिंग्स होंगे जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देंगे. सिंस द एक्साइटिंग करंट इज स्मॉल, वो एक्साइटिंग करंट उस करंट को बोलेंगे जो इनिशियली इस रोटर को रोटेट करवाएगा. इसमें इनिशियली एक करंट फ्लो करेगा जो इसको एक्साइट करेगा, एक दफा ये रोटेट हो जाएगा तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता रहेगा. तो वो जो करंट इसको एक्साइट करेगा दैट विल बी नोन एज एक्साइटिंग करंट. सिंस द एक्साइटिंग करंट इज स्मॉल, द स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस गियर रिक्वायर्ड आर ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर जो स्लिप रिंग्स और ब्रशेस यूज होंगे एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए, कम्यूटेशन प्रोसेस के लिए. कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है वो आप डीसी मशीन में हम लेटर ऑन चल के पढ़ लेंगे. तो वो ये है कि इसकी वजह से करंट स्मॉल है तो उसका साइज भी कम होगा, साइज कम होगा तो लाइट वेट होंगे. Due to simple and robust construction of the rotor,
हायर स्पीड ऑफ रोटेटिंग डीसी फील्ड इज पॉसिबल, तो हायर स्पीड जो है वो अचीव की जा सकती है। दिस इंक्रीजेस द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मशीन ऑफ ए गिवन डायमेंशन, एक स्पेसिफिक डायमेंशन की को अगर हायर स्पीड पर चलाएंगे तो उससे हम हायर आउटपुट जो है वो अचीव कर सकते हैं। नीचे एक नोट है, all alternators above 5 kV employ a stationary armature or a stator and a revolving DC field। तो 5 kV और इससे above जो है उनके ऊपर जो आर्मेचर है वो स्टेशनरी होता है और जो है वो रोटेटिंग या रिवॉल्विंग डीसी फील्ड होता है। अब हम अगर इसकी बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में दो चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो स्टेटर और रोटर होता है। एन अल्टरनेटर हैज अ 3 फेज वाइंडिंग ऑन द स्टेटर एंड अ डीसी फील्ड वाइंडिंग ऑन द रोटर। स्टेटर पर 3 फेज एसी वाइंडिंग होगी और फील्ड के ऊपर जो रोटर है उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग जो है वो डीसी होगी। ठीक है जी। स्टेटर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इट इज द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन एंड इज बिल्ट अप ऑफ sheet steel laminations having slots on its inner periphery। अगर यह देखें इस पेरिफेरल को देखें तो ये जो कट्स हैं ये आपको इनर पेरिफेरल पे नजर आएंगे। ऑन इट्स इनर पेरिफेरी, और ये क्या होंगे, स्टील के होंगे, शीट स्टील के होंगे और लैमिनेशंस होंगी, इसकी लैमिनेटेड होंगे ताकि ये जो है वो फील्ड वाइंडिंग के साथ म्यूचुअल इंडक्शन ना कर सके या इंटरेक्ट ना कर सके। A three phase winding is placed in these slots। तो वो जो स्लॉट्स यहाँ पर आपको ये नजर आ रही हैं, इन स्लॉट्स के अंदर 3 फेज वाइंडिंग की होगी। एंड सर्व एज द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर। तो ये आर्मेचर की अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग के तौर पे काम करेंगी। दूसरा, द आर्मेचर, बच्चे का क्वेश्चन है कि डीसी फील्ड वाइंडिंग क्या होती है। बच्चे अगर आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दो चीजें आपको यहाँ पर, ये किस पर्पस के लिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक के ऊपर एसी और दूसरे के ऊपर डीसी सप्लाई क्यों दे रहे हैं। ये लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द सेक्शन आपको जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी रहेगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वहां पर जाके एट द एंड ऑफ द सेशन डिस्कशन। दी आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार। जो आर्मेचर वाइंडिंग है थ्री फेज के दो कनेक्शन होते हैं, स्टार और डेल्टा। स्टार में क्यों यूज की जाती हैं और डेल्टा में क्यों नहीं यूज की जा रही, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि हम लेटर ऑन जब वाइंडिंग करेक्शंस को पढ़ेंगे उसमें ये चीजें डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्टेटर है, कुछ चीजें की अभी इनिशियली इंट्रोडक्शन हो रही है। अभी जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये एक मशीन का इंट्रोडक्शन, ऐसे इंट्रोडक्शन जैसा कि आप क्लास में पहले आते हैं, आपको बताया जाता है कि जी ये फलां टीचर है, ये इनका नाम है, ये इनकी क्वालिफिकेशन है, ये आपका क्लासरूम है, ये आपका डिपार्टमेंट है, इतनी लेबोरेटरीज हैं। तो इनिशियली लेबोरेटरीज में क्या होता है, कैसे होता है, ये जब आप लैब में जाएंगे और फिर करके देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होता है। तो अभी आपको चीजों के नाम बताए जा रहे हैं कि एक अल्टरनेटर में ये चीजें होती हैं, उसमें फलां चीज फलां जगह पे लगी हुई है, फलां चीज फलां जगह पे लगी हुई है, वो चीज किस तरह से वहां पे लगी हुई है और वो कैसे काम कर रही है, ये लेटर इन द कोर्स जैसे आप डिटेल में हम आगे मूव करेंगे तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अभी आप जो सुन रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें कि स्टेटर के ऊपर आपकी क्या होती है। अल्टरनेटर में जो स्टेटर है वो स्टेशनरी पार्ट है, उसके इनर पेरिफेरल के ऊपर कट्स लगे हुए हैं और उनके अंदर जो है वो 3 फेज वाइंडिंग होगी। ठीक है जी। आर्मेचर वाइंडिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार एंड द न्यूट्रल इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो स्टार में होगी, स्टार कनेक्शन होंगे और स्टार कनेक्शन में एक चीज जो है वो न्यूट्रल होती है और न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाएगा। रोटर क्या चीज है? दी रोटर कैरीज अ फील्ड वाइंडिंग which is supplied with direct current through two slip rings by a separate DC source। तो एक अलग से डीसी सोर्स लगाकर आप जो फील्ड है रोटर पे जो वाइंडिंग की हुई है जिसको हम फील्ड वाइंडिंग कह रहे हैं, वो इसको फील्ड वाइंडिंग इसलिए कहते हैं कि ये फील्ड करंट प्रोवाइड करती है। तो अभी इसको डिटेल में आगे चल के देखें तो आप ये आपको याद होना चाहिए कि एक जो रोटर इसका रोटेटिंग पार्ट है उसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग है और वो जो फील्ड वाइंडिंग है उसको एक्साइट किया गया एक सेपरेट डीसी सोर्स से।
और जो स्टेटर के ऊपर स्टेशनरी पार्ट के ऊपर है वो आर्मेचर वाइंडिंग है, और उस वाइंडिंग को जो है वो 3 फेज एसी सोर्स से एक्साइट किया जाएगा। दिस डीसी सोर्स कॉल्ड एक्साइटर, जो कि रोटर के ऊपर लगा होता है, is generally a small DC shunt or compound generator mounted on the shaft of the alternator। तो वो जो अल्टरनेटर की शाफ्ट है उसके ऊपर ये लगा हुआ होगा स्मॉल डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर। अब ये डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं, जब ये आप डीसी जनरेटर्स बढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। रोटर कंस्ट्रक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह से रोटर के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन होती है, दो तरह की रोटर की शक्लें होती हैं। एक सेलिएंट और प्रोजेक्टिंग पोल टाइप होता है, दूसरा नॉन सेलिएंट और सिलेंड्रिकल पोल टाइप होता है। अब रोटर के ऊपर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, रोटर का जो डिजाइन है वो दो तरह से होता है, सेलिएंट और नॉन सेलिएंट। सेलिएंट पोल टाइप क्या होती है? इन दिस टाइप salient or projecting poles are mounted on a large circular steel frame which is fixed to the shaft of the alternator as shown in the figure on the next slide। next slide के ऊपर अभी हम जाके देखते हैं। ये अगर आप देखें, अगर आप इसको देखें ना, ये पोल्स है, पोल्स नॉर्थ साउथ पोल्स जो आर्मेचर के हैं, ये जो पोल्स हैं इनको सेलिएंट इसलिए बोलते हैं कि ये आपको कंस्ट्रक्शन में बाजी अलहदा से नजर आते हैं, नुमाया है। सेलिएंट का मतलब होता है नुमाया, स्पेसिफिक, वाज़े तौर पे जो नजर आ रहे हैं। तो ये जो पोल्स की शक्लें होंगी ये आपको वाज़े तौर पर यहाँ पर नजर आ रही होंगी। द इंडिविजुअल फील्ड पोल वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप ये देखें, हर नॉर्थ के ऊपर एक कॉइल लगी हुई है, साउथ के ऊपर भी कॉइल लगी हुई है, सब के ऊपर जितने भी पोल्स हैं, 4 पोल्स हैं, तो ये 4 पोल है, तो 4 पोल रोटर है। इसके ऊपर हर के ऊपर जो है वो एक वाइंडिंग लगी हुई है। और अगर इन चीजों को देखें तो ये इसकी डीसी सप्लाई है, और ये जो गोल गोल दायरे आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली स्लिप रिंग्स है। तो ये यहाँ पर जो की गई है ये फील्ड वाइंडिंग है। अगर आप यहाँ से हम शुरू करते हैं इनर पार्ट से, जो जहाँ से डीसी पावर सप्लाई आपने दी है, ये पहले पोल के साथ गई, ये इसकी वाइंडिंग हुई है, ये दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा इस तरह से तीसरे के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, और इनका वाइंडिंग का कनेक्शन इस तरह से किया गया है कि एक पोल जो है वो दूसरे के साथ उसकी अपोजिट पोलैरिटी है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है तो इसके दोनों साइड पे साउथ है, इसका मतलब है ये साउथ इसको अट्रैक्ट करेगा और ये साउथ जो है वो इस साइड पे इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जिस साइड पे ज्यादा डायरेक्शन होगी, मैक्सिमम करंट की डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा। द इंडिविजुअल पोल वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सच अ वे दैट व्हेन द फील्ड वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड, एनर्जाइज का मतलब है जब इसको हम सप्लाई आप करेंगे, इसमें से करंट गुजरेगा बाय डीसी एक्साइटर, इस डीसी सप्लाई से हम इसको एक्साइट करेंगे। एडजेसेंट पोल्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, तो ये जो आसपास के पोल्स हैं उनकी आपस में पोलैरिटी जो है वो अपोजिट होंगी। लो एंड मीडियम स्पीड अल्टरनेटर्स, दैट इज 120 से लेके 400 आरपीएम जिनकी स्पीड होती है, such as those driven by the diesel engine, जो डीजल और वाटर टर्बाइंस have salient pole type rotors due to the following reason। तो ये जो आपके डीजल इंजन हैं या जो आपकी टर्बाइंस हैं, वाटर टर्बाइंस हैं, उनके अंदर जो अल्टरनेटर यूज होते हैं वहां पर सेलियंट पोल यूज किया जाता है। किस वजह से वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी, नंबर 1 उसकी कुछ बेसिक वजूहत क्यों सेलियंट पोल यूज करते हैं वहां पे। द सेलियंट फील्ड पोल्स वुड कॉज एन excessive windage loss if driven at high speed and would tend to produce noises। अगर हाई स्पीड के ऊपर, ये लो स्पीड और मीडियम स्पीड के ऊपर हम इनको यूज करते हैं, अगर हाई स्पीड पर यूज करेंगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से विंडेज लॉसेस होंगे और जो फ्रिक्शन लॉसेस कहलाते हैं, मैकेनिकल लॉसेस, और जिसकी वजह से नॉइज जनरेट होगा। तो एक तो लॉसेस होंगे फ्रिक्शन के, और दूसरा जो चीज है वो नॉइज जनरेट होगा। दूसरे नंबर पे इसलिए इनको रिकमेंड करते हैं लो और मीडियम स्पीड के ऊपर, हाई के ऊपर रिकमेंड नहीं करते। दूसरा, सेलियंट पोल कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी मेड स्ट्रॉन्ग इनफ टू विदस्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि आपके पोल्स क्लियरली बाहर नजर आ रहे होते हैं, तो इनकी आप कंस्ट्रक्शन इस तरह से नहीं कर सकते, ये इतनी मजबूत नहीं होते कि ये मैकेनिकल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें। यानी कि अगर इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है, तो उसको विद होल्ड नहीं कर सकें, विद स्टैंड नहीं कर सकेंगे।
to which they may be subjected at higher speed. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, ये जो रोटर्स की पोल्स है जो कि सेलिएंट है बाहर नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ेगी, और ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है हाई स्पीड के ऊपर इसको बियर अप नहीं कर सकेंगे, इस वजह से इसको लो के ऊपर प्रेफर किया जाता है, लो या मीडियम के ऊपर. Since a frequency of 50 hertz is required, we 50 or 60 hertz, we must use a large number of poles on the rotor of the slow speed alternators. तो जो स्लो स्पीड है, अब फ्रीक्वेंसी का और स्पीड का क्या रिलेशन है, ये लेटर इन द टॉपिक हम जाके पढ़ रहे हैं, उसमें आपको वो एक रिलेशन बताया जाएगा कि पोल्स का और स्पीड्स का आपस में क्या रिलेशन है. तो तब तक आप होल्ड ऑन रखें, उस पे जाके आपको डिटेल में बताते हैं. Low speed rotors always possess a large diameter to provide the necessary space for the poles. Consequently, salient pole type rotors have large diameters and short axial length. तो salient type rotors जो है उनका diameter ज्यादा होता है और axial length जो है वो कम होती है. अब अगर diameter ज्यादा है तो high speed के ऊपर इस diameter को जो मैनेज करना है वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसको स्लो स्पीड के ऊपर रिकमेंड किया जाता है. अब नॉन सेलिएंट पोल टाइप के होते हैं. इन दिस टाइप द रोटर इज मेड ऑफ स्मूथ सॉलिड फॉर्ज स्टील रेडिकल सिलेंडर, सिलेंडर की तरह से नॉर्मल स्मूथ जो है, हैविंग अ नंबर ऑफ स्लॉट्स अलोंग द आउटर पेरिफेरी. तो वो जो सिलेंडर की आउटर पेरिफेरी है उसके ऊपर स्लॉट्स बनाई जाती हैं वाइंडिंग के लिए. द फील्ड वाइंडिंग्स आर एम्बेडेड इन दीस स्लॉट्स एंड आर कनेक्टेड इन द सीरीज टू द स्लिप रिंग्स. तो जो स्लिप रिंग्स है उनके सीरीज में रखाई जाती है, थ्रू विच दे आर एनर्जाइज्ड बाय द डीसी एक्साइटर. चूंकि एक्साइटेशन के लिए दोनों केसेस में हमें अलग से डीसी सोर्स की जरूरत है, तो इसलिए जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सिंक्रोनस है वो एक्साइट की जाती है बाय सेपरेट डीसी एक्साइटर, जबकि इंडक्शन जो है वो सेल्फ इंडक्शन से काम करती हैं. तो द रीजन्स forming the poles are usually left unslotted as shown in the figure on the next slide. अभी देखते हैं. It is clear that the poles formed are non-salient. They do not project out of the rotor surface. अगर ये देखें तो ये उसकी सरफेस है जो सेलिएंट है वो रोटर से बाहर आपको वाजे नजर आएंगे, लेकिन ये जो है ये उसी सिलेंडर के अंदर कट लगाए गए हैं और इन कट के अंदर जो है वो वाइंडिंग की गई है. ये बाहर नहीं है, ये अगर आप देखें नॉन सेलिएंट है, इससे बाहर नहीं निकला हुआ, प्रोमिनेंट नहीं है. तो ये इसी सिलेंडर के पेरिफेरल आउटर पेरिफेरल के अंदर ही आ जाते हैं पोल के, नॉर्थ साउथ जो है ये, और यहाँ पर आपकी फील्ड वाइंडिंग की जाएगी. हाई स्पीड अल्टरनेटर्स जिनकी स्पीड जो होती है 1500 लेके 300,000 आरपीएम तक होती है, और ड्रिवन बाय स्टीम टरबाइन, जो कि स्टीम टरबाइन एंड में यूज किए जाते हैं, एंड यूजेस नॉन सेलिएंट टाइप रोटर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. उनमें नॉन सेलिएंट यूज होते हैं. पहले हमने पढ़ा कि सेलिएंट जो है वो डीजल इंजन में और जो है वो हाइड्रोलिक इंजन जो हाइड्रो पावर के टरबाइन होती है वहां पर यूज होते हैं अल्टरनेटर, जबकि जो नॉन सेलिएंट है वो स्टीम टरबाइन पर, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ज्यादा होती है. और बाकी वजूहत को हम देखते हैं. उसमें सबसे पहले ये क्या चीज है, नंबर वन, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज मैकेनिकल रोबस्टनेस. मैकेनिकल रोबस्टनेस यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अगर इसके ऊपर कोई चीज असर करेगी, मजबूती आएगी इसकी. एंड गिव नॉइसलेस ऑपरेशन एट हाई स्पीड. तो स्पीड जैसे ज्यादा होगी, वो जैसे पंखे के पर बाहर निकले होते हैं उस तरह से नहीं है, ताकि वो बाहर होंगे तो नॉइज करेंगे, ये इसी के अंदर ही है, तो नॉइज लेस ऑपरेशन होता है इसका. दूसरा, the flux distribution around the periphery is nearly a sinusoidal wave. तो इस पेरिफेरल के ऊपर जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइनोसाइडल है, एंड हेंस अ बेटर ईएमएफ waveform is obtained than in the case of salient pole. salient के केस की निस्बत इसमें वेवफॉर्म जो है वो ज्यादा स्मूथ होगी. Since steam turbines run at high speed and a frequency of 50 hertz is required, we need a small number of poles on the rotor of high speed alternators, also called turbo alternators. तो इनको हम टर्बो अल्टरनेटर्स भी कहते हैं, जो हाई स्पीड के ऊपर ऑपरेट होते हैं. We can use not less than 2 poles and this fix the highest possible speed.
तो 2 से कम हम नहीं कर सकते पोल्स। ये जो पोल्स आपको नजर आ रहे हैं पीछे नॉर्थ और साउथ, एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए नॉर्थ और साउथ। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इट इज 3000 आरपीएम, the next lower speed is 1500 rpm for a 4 pole machine। तो अगर 2 पोल होगा तो 3000, 4 पोल है तो 1500। consequently turbo alternators possesses 2 or 4 poles and have small diameters and a very large या very long axial length। इनका आपस में रिलेशन क्या है उसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी का, स्पीड का आपस में और पोल्स का क्या ताल्लुक है इसको हम पढ़ रहे हैं। The rotor winding is energized from the DC exciter, हम पहले बात कर चुके हैं, and alternate N and S poles are developed on the rotor। तो ये इसको एक्साइट करने के लिए सेपरेट डीसी सोर्स की एक्साइटर की जरूरत है। जब वो इसको एक्साइट करेगा तो इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे। When the rotor is rotated in anti-clockwise direction by a prime mover वो जो इनिशियली इसको मूव करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको अगर मूव करते हैं, दी स्टेटर और आर्मेचर कंडक्टर्स आर कट बाय द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द रोटर पोल्स। तो ये जो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें क्या है, फ्लक्स पहले से जनरेट हुआ है, जब उसमें से फ्लो कर रहा है, तो जब ये उसको कट करेगा तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगी। Consequently, EMF is used in the armature conductors due to the electromagnetic induction, जो बेसिक हमारा फार्मूला है उसके ऊपर। The induced EMF is alternating since north and south poles of rotor alternates passes the armature conductor। तो आर्मेचर कंडक्टर को कभी नॉर्थ कट करेगा, साउथ कट करेगा, तो ये अल्टरनेटिव बेसिस पर रहेंगे। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो इसकी कि किस फ्रीक्वेंसी पर है, तो इसका फार्मूला है NP/20, जिसमें N है स्पीड ऑफ द रोटर इन आरपीएम, किस स्पीड से रोटर मूव कर रहा है, और P है नंबर ऑफ रोटर पोल्स। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो नंबर ऑफ पोल्स और जो रोटर के पोल्स है, और दूसरी स्पीड। तो इसकी वजह से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हो। इनका रिलेशन F इज इक्वल टू NP/120 है। The magnitude of the voltage induced in each phase depends upon the rotor flux। रोटर में कितना फ्लक्स है उस पर डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड जो है वो जो इंड्यूस्ड होगी स्टेटर में। The number and position of the conductor in the phase and the speed of the rotor, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, रोटर के फ्लक्स के ऊपर, नंबर एंड पोजीशन ऑफ द कंडक्टर्स कितने हैं और उनकी पोजीशन क्या है इन फेज, एंड द स्पीड ऑफ द रोटर, रोटर की स्पीड क्या है। अगर ये रोटर के ऊपर सिंगल वाइंडिंग होगी, डीसी वाइंडिंग एक वाइंडिंग की हुई है, स्टेटर के ऊपर 3 वाइंडिंग होगी 3 फेज के लिए, ये ए बी और सी, और इनके दरमियान में ये एंगल का डिफरेंस है 120 का। ये जो फिगर गुजरी है इसमें ये जो कनेक्शन हुआ है स्टार कनेक्टेड है, आर्मेचर वाइंडिंग है एंड अ डीसी फील्ड वाइंडिंग। व्हेन द रोटर इज रोटेटेड, जबकि रोटर को हम मूव करेंगे, अ 3 फेज वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग ये वाली जो वाइंडिंग है इसमें ऊपर 3 फेज वोल्टेज जो है वो इंड्यूस्ड होंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द रोटेशन एंड द डीसी एक्साइटिंग करंट। किस स्पीड से रोटेट कर रहा है इस फार्मूले के मुताबिक उस पे ऊपर डिपेंड कर रही होगी। The magnitude of EMF in each phase of the armature winding is the same। तीनों phases में सेम होगी। यहाँ पर तीनों phases के ऊपर जो है वो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगी। However, they differ in phase by 120 electrical as shown in the phasor diagram। तो इनके दरमियान में जो फेजर डिफरेंस होगा वो 120 का होगा, जो कि 3 फेज में हमने पहले भी पढ़ा है कि 120 का होता है। The frequency of induced EMF in the armature conductors depend upon the speed and the number of poles। If N is the rotor speed in RPM, P is the number of poles, rotor poles, F is the frequency of EMF in R। जो EMF induced होगी उसकी frequency जो है वो
एफ होगी। कंसीडर अ स्टेटर कंडक्टर दैट इज सक्सेसिवली स्वेप्ट बाय द एन एंड एस पोल्स ऑफ द रोटर, यानी कि बारी बारी नॉर्थ और साउथ पोल उसको कट कर रहे हैं। If a positive voltage is induced when a north pole sweeps across the conductor, तो कंडक्टर का जब के पास जब नॉर्थ पोल आता है, अगर उस वक्त पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, तो सिमिलर नेगेटिव वोल्टेज इज इंड्यूस्ड व्हेन अ साउथ पोल स्वीप्स बाय। तो नॉर्थ पोल से अगर पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे तो साउथ पोल से नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस्ड होंगे। तो इसी तरह से वो साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनती है, एक साइकिल में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। This means that one complete cycle of EMS is generated in the conductor as a pair of poles passes it. That is one N pole and the adjacent S pole, north or south pole. The same is true for every other armature conductor. अब अगर number of cycles per revolution, number of pairs of poles, number of cycle, एक चक्कर में कितने cycles आते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, जितने उसमें poles होंगे। नंबर ऑफ पोल्स यानी कि P बाय 2, अगर 4 पोल्स है तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स एक रेवोल्यूशन में, और अगर 2 है तो एक चक्कर आएगा उसका। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड दैट विल बी इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय 60, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड क्या होगा, ये आ जाएगा P बाय 2 डिवाइडेड बाय N ओवर 60। तो ये NP बाय 120 जो हमने पहले फार्मूला ड्राइव किया वो इस तरह से होगा। बट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ EMS पर सेकंड इट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स जो होते हैं वो, हम उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, कि एक साइकिल के अंदर वो कितनी दफा पॉजिटिव और कितनी दफा नेगेटिव में जाता है, तो वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड जो है वो क्या कहलाते हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। It may be noted that N is the synchronous speed and is generally represented by Ns. For a given alternator, the number of rotor poles is fixed, and therefore the alternator must be run at synchronous speed to give an output of desired frequency. तो number of poles के जो है वो पहले से ही हमने जब रोटर डिजाइन किया तो वो या तो ये नहीं हो सकता कि एक दफा 2 पोल्स है तो अगली दफा वो 4 पोल्स होगा, जो हमने इनिशियली डिजाइन किया वो वही रहेगा, और इसकी स्पीड जो है वो आउटपुट के साथ सिंक्रोनाइज्ड होती है, तो इसलिए इसको सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। फॉर दिस रीजन एन अल्टरनेटर इज समटाइम्स कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर, क्योंकि इसकी आउटपुट जो है वो सिंक्रोनाइज्ड है किसके साथ, नंबर ऑफ पोल्स के साथ। अब हम वाइंडिंग की बात करते हैं, एसी आर्मेचर वाइंडिंग। यहां तक के बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, अगर कोई चीज क्लियर नहीं हुई, ये कंस्ट्रक्शन यहां तक थी, फिर हम वाइंडिंग्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हेलो, जी सर। एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर। सबको बच्चे सब समझ आ गया है? सर जस्ट लाइक थ्योरी है सारी जा रही। जी डेफिनेटली थ्योरी है, ये ऐसे ही है बिल्कुल। अभी तक आप मशीन्स में वैसे जनरली आप पढ़ेंगे ज्यादातर थ्योरी, क्योंकि आपको मशीन्स की कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस और ये सारी चीजें उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन में ही आती है। डिजाइन पोर्शन इसका अब लेटर इन द डेट शुरू होगा, जब आप हाफ ऑफ द कोर्स पढ़ जाएंगे तो फिर आपके न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। पहले तो आपको मशीन्स का आइडिया होना चाहिए ना कि मशीन्स क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, बाइंडिंग्स का क्या मतलब होता है, जो अंदर पार्ट्स लगे हैं उनका क्या मतलब होता है। तो ये इसलिए ज्यादातर पोर्शन जो है इनिशियली थ्योरेटिकल ही है। जी जी सर, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन होगी तो फिर ही पता चलेगा ना कि कौन सी चीज किस तरह की नजर आती है और क्या कैसे होता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि मशीन में खोल के दिखाऊंगा, नो वो सर, समझ रहे हैं, या कि मतलब के स्लाइड्स में पिक्टोरल, एक दो पिक्चर ऐड की हो आपने तो मतलब अच्छा उस चीज पिक्टोरल की डायग्राम्स ये देखे ना, अगर देखे पिक्टोरल डायग्राम्स में ये देखिए वो, हाँ अगर आप एनिमेशन की बात करते हैं तो वो भी की जा सकती है। हम किसी वेबसाइट से या किसी यूट्यूब वीडियोस की जो है ना उस पर डिस्कशन रख सकते हैं। पिक्टोरल डायग्राम्स ये जिस जिसकी जरूरत है वो मैं साथ साथ लगाता हूँ, अटैच करता हूँ, जो चीज आपको समझाने की जरूरी है। समझ रहे हैं? अगर एनिमेशन वाली बात है तो डेफिनेटली वो एनिमेशन कहीं से कॉपी की जा सकती हैं, उन पर डिस्कशन भी हो सकती है लेटर इसके साथ साथ।
जी सर। चले तो फिर मैं आगे वाइंडिंग्स की बात शुरू करता हूँ। ओके सर। आर्मेचर वाइंडिंग, आप में से कोई बताना चाहेगा कि आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होती है? आर्मेचर पे सर। मशीन अल्टरनेटर के दो बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? और स्टेटर पे होती है, स्टेटर पे। स्टेटर और रूटर। स्टेटर और रोटर, दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। रूटर। ठीक है जी। तो ये फुरकान मुझे बताएगा बच्चे कि फुरकान अपना माइक ऑन करें। फुरकान मुनीर माइक ऑन करें। अवेलेबल नहीं है। आसिफ आप अपना माइक ऑन करें अपना। उकाशा आप अपना माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। उकाशा सिद्दीक। सईद अनवर बच्चे आप अपना माइक ऑन करें। जी सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अल्टरनेटर में हमने अभी दो तरह की वाइंडिंग्स पढ़ी हैं, कौन कौन सी पढ़ी हैं? सर एक जो होती है आर्मेचर की वाइंडिंग होती है जी, और सर, एक स्टेटर पे होती है। ये आप लोग देख रहे हैं ना कि आप लोगों की पोजीशन क्या है? आधी क्लास तो क्वेश्चन पूछते ही गायब हो जाती है। और ये भी मुझे कह रहे थे कि ये सर ये थ्योरी है, जस्ट कुछ नाम ही है चीजों के, वो भी याद नहीं हो रही है। देखे ये अरसलान ने अभी ज्वाइन किया है। अरसलान आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन करें अपना। चलें जी, वो भाग गया साथ ही। हसीब मुझे इसका सोल्यूशन बताएं। बच्चों का इंटरेक्शन नहीं है, मैं ना नेक्स्ट टाइम से क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं। हसीब आप माइक ऑन करें। हाँ, क्लास पार्टिसिपेशन के बच्चे मार्क्स होते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम से इनिशियली मैं सरप्राइज नहीं कर रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप अपनी जो है ना सारे लोग मुझे रोल नंबर की आपकी डिटेल्स आई हुई है मेरे पास। तो क्या होगा कि मैं जिससे क्वेश्चन करूंगा, अगर वो आंसर नहीं करता या माइक ऑफ ऑन नहीं करता, तो क्लास पार्टिसिपेशन में उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। ये काम रैंडम होगा। तो ये इट्स द एट ऑफ द एंड, ये जो आपके सेशनल्स हैं उसमें इंक्लूड होंगे। ये बच्चे एमन खालिद आप माइक ऑन करें। अनस आप माइक ऑन करें। अनस इरशाद। यस सर। अब बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कि वाइंडिंग की कितनी टाइप्स हमने पढ़ी हैं अभी? सर वाइंडिंग के दो टाइप्स पढ़ी हैं, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग। गुड हो गया, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग। तो ये मुझे बताएंगे कि आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर होगी और फील्ड वाइंडिंग किस पे होगी? सर आर्मेचर होती है एसी पे, अच्छा, और और फील्ड? डीसी पे। और ये डीसी पर होती है। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये ठीक है, आप माइक ऑफ कर लें मुझे। ये बच्चे आतका आप माइक सर मैं ऑन करें। बताऊं? अब मैं पूछता हूँ बारी बारी। मैं जरा क्लास पार्टिसिपेशन चेक कर रहा हूँ, क्या पोजीशन है तुम लोगों की? 5 6। यस सर। हाँ जी, आप बच्चे मुझे बता पाएंगे कि कौन कौन सी आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पर है और फील्ड वाइंडिंग किस पे है? हाँ जी, आप बच्चे आर्मेचर वाइंडिंग किस पर होती है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आ रही है। सर हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी वाइंडिंग की, जी, मोटर और कौन? स्टार्टर।
मोटर और स्टार्टर, अच्छा। ये रॉन्ग बता रही है, मोटर अच्छा, कहाँ से मुझे नहीं आएगी? पता, आप अपना माइक ऑफ रखें, जिससे कम्युनिकेशन हो रही है सिर्फ वही माइक ऑन रखें। बिहेव प्रॉपर्ली, अगर दोबारा इस तरह की किसी ने हरकत की दरमियान में आके, तो वो स्ट्रेट अवे उसके मैं 0 लगाऊंगा सेशनल में से। किससे बात हो रही है काइंडली वही माइक अपना ऑन करें, मैं इसलिए नाम लेके बता रहा हूँ बच्चों को। ओके सर, सॉरी सर। जी बच्चे, आप बता रहे थे दो टाइप की वाइंडिंग की, दो कौन कौन सी टाइप है? 5682। सर मोटर वाइंडिंग होती है और स्टार्टर वाइंडिंग होती है, हमने स्टार्ट में पढ़ा था। अच्छा चलो ठीक है, माइक ऑफ कर ले अब। ये थोड़ा सा जस्ट आपको एक फ्लेवर देने के लिए ना मैंने आप किसी के साथ इंटरेक्शन किया है, ये जरूरी है, क्लास में तो होता था। मोहित आप हैं अवेलेबल? यस सर, अवेलेबल हूँ। मोहित आप ये देख रहे हैं बच्चों की क्लास पार्टिसिपेशन के क्या हालात है, कैसे क्लासेस ली जा रही हैं? यस सर। तो बाकी हर तरफ भी यही सिचुएशन है, यही आलम है? नहीं सर, मेरे साथ स्पेशल है? हम सर पार्टिसिपेट सब में ही करते हैं, इसमें भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो इशू नहीं, अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट का से। मतलब, अच्छा, पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि यार ये पांच आज के लेक्चर की कुछ चीजें थी, अभी थोड़ी देर आज हाफ ऑफ दी लेक्चर हम पहुंचे हैं। यस चंद एक सर। चीजें मैंने नाम बताए हैं, सिंपल सिंपल चीजों के नाम बताए हैं कि मशीन अल्टरनेटर के अंदर दो पुर्जे लगे हुए हैं, एक को आप स्टेटर कह रहे हैं, एक को अल्टरनेटर, दोनों के ऊपर बाइंडिंग होगी। जो यस सर। स्टेटर के ऊपर बाइंडिंग है उसको हम आर्मेचर बोलेंगे, आर्मेचर बाइंडिंग, और जो रोटर के ऊपर बाइंडिंग है वो फील्ड बाइंडिंग फील्ड होगी। यस सर। तो रोटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग है वो डीसी एक्साइटेड है, और जो आर्मेचर के ऊपर है वो एसी एक्साइटेड है। यस और सर। रोटर दो तरह के पोल्स होंगे उसके, एक सेलिएंट पोल होंगे और एक नॉन सेलिएंट। ये चंद एक बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें थी, ये नाम याद रखने थे। ये उसके बाद फिर हम डिटेल में इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, अभी कंस्ट्रक्शन पे चीजों के, कंस्ट्रक्शन में क्या मतलब होता है, एक घर में क्या क्या चीजें हैं जी। ड्राइंग रूम होता है, उसमें बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम है, टीवी लाउंज है, गैराज है, उसके अलावा किचन है। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक अल्टरनेटर के अंदर चीजें पड़ी होती है। अब यस सर। इसमें क्या क्या काम होता है ये लेटर ऑन हमने डिस्कस करना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इसके ओवरऑल पार्ट्स क्या है, तो फिर लेटर ऑन जाके आप फिर मिक्स करेंगे, और जब चीजों को आप मिक्स करते हैं ना तो आप बड़े कंफ्यूज खुद भी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं जिनको जस्टिफाई करना ही पॉसिबल नहीं होता। यस सर। मेहरबानी किया करें बच्चे, आप लोग अगर आ जाते हैं, सीआर से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन सिर्फ सीआर को नहीं कह रहा मैं, सीआर से इंटरेक्शन का मतलब है ओवरऑल द क्लास को ये मैसेज दे रहा हूँ कि अगर आप 1.5 घंटा के लिए 1 घंटे के लिए निकल अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो प्लीज ये चीजें जो हम बात करते हैं उसको साथ साथ पेन डाउन करता रहा करें। हैंड्स फ्री आपने कान में लगाए हुए हैं, मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है या लैपटॉप पे आप देख रहे हैं, एक आपके पास साथ में नोट पैड होनी चाहिए जिसके ऊपर आप चीजों के नाम एटलीस्ट पेन डाउन कर लेंगे ना कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एट द जब भी कभी आपके पास बाकी चीजों से टाइम मिलेगा, आपको फुर्सत मिलेगी, आप बैठने, और लेटर ऑन इन द लाइफ कभी आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको एटलीस्ट ये तो पता हो कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। जी जी सर, सुन रहे हैं साथ साथ और लिख भी रहे हैं। वासिफ वासिफ साहब किधर है? मैं यही हूँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ, जब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा गया था तुम तो बिल्कुल ही सो गए थे। कब मेरे से कब पूछा है? दोबारा पूछ लेते हैं। अभी तो आपने बता दिया दोनों वाइंडिंग्स का। मैं एक दफा फिर पूछ लेता हूँ, क्या बताया मैंने? आपने बताया कि दो, एक स्टार्टर होता है एक रोटर होता है। स्टार्टर पे आर्मेचर वाइंडिंग होती है, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग होती है, एक और तो मैं वो डीसी पहले एक्साइटेड दिन से ना होता है, बच्चे, एक एसी एक्साइटेड होता है। बच्चे पहले पहले दिन से ना, तो ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये स्टार्टर नहीं है, ये स्टेटर है। वो अच्छा, वो स्टेटस कम से कम नाम तो सीधे लेना शुरू कर देना, बाकी चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाएंगे। क्या है, रोटर और? स्टेटर। चले ठीक है जी, थैंक नहीं, यू। अभी सर फिर पता नहीं। चले ठीक है सर। अरे पूछो पूछे, क्या क्वेश्चन है? नहीं नहीं, ठीक हो गया, बस समझ आ गया मुझे। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज जरा ध्यान दें इधर। ओके जी, अब हम बात कर रहे हैं आर्मेचर वाइंडिंग की, एसी की आर्मेचर वाइंडिंग की। एसी
जो हमने बात की थी कि स्टेटर के ऊपर जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर होगी और वो एसी एक्साइटेड होगी, तो इसलिए एसी आर्मेचर वाइंडिंग्स कह रहे हैं। एसी आर्मेचर वाइंडिंग्स आर ऑलवेज of the non-salient pole type and are usually symmetrically distributed in slots around the complete circumference of the armature। तो आर्मेचर का ओवरऑल यानी कि जो आपको वो स्टेटर का पोल्स हैं उनके ऊपर ये साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री सबके दरमियान में, फेजेस के दरमियान में, और ये नॉन सेलिएंट पोल्स के ऊपर होती हैं। AC armature windings are generally open circuit type, यानी कि both ends are brought out, दोनों साइड्स उसकी जो है वो बाहर अवेलेबल होती हैं हमारे कनेक्शन करने के लिए, या लेटर जो आपने उनको वो सप्लाई आप करना है उसके लिए दोनों साइड्स जो है वो ओपन होती है और अवेलेबल होती हैं। An open circuit winding is one that does not close on itself. A closed circuit will not be formed until some external connection is made to a source or load। तो ये ओपन रहती हैं और तब तक एक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इन वाइंडिंग्स को सोर्स या लोड में से किसी एक के साथ कनेक्ट करके इसको क्लोज सर्किट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो द फॉलोइंग आर जनरल फीचर्स ऑफ एसी आर्मेचर वाइंडिंग्स। आर्मेचर वाइंडिंग नंबर 1, AC armature windings are generally distributed windings। Distributed winding का क्या मतलब है? They are symmetrically distributed in slots around the complete circumference of the armature। अच्छा क्वेश्चन है फुरकान? एक वक्त मैं बताना मेरे तेरे भाई वक्त से आया है हम इतना कहता हूं कम मेरा शिकार हो गया बहुत ज्यादा ही हो गया हम जरा कोई नहीं इसको क्या माइक यार ऑफ मैं कर एक देना। तेरी भी गलती है भला की बाहर जड़ा ना बार बरगार सर आप इसको वो किक करवा दे माइनस करके। बाहर जा दसो ही ना सर इसको म्यूट सिर्फ कर तेन दिया। पता थोड़े घरों बाहर इन्ने हाँ हो गया जी। ये इस जगह पे बैठ के अगर क्लास ले रहे होंगे तो क्या खाक समझ आएगी यार, क्या करें। अच्छा जी, AC armature windings are generally distributing windings, that means they are symmetrically distributed in slots। वो जो slots हैं उनके दरमियान में symmetrically distributed होंगी around the complete circumference of the armature। तो ये अगर मैं यहाँ पर आपको वापस जाके दिखाऊं तो ये ओवरऑल ये भी फील्ड का दिखा रहा हूँ, स्टेटर का वही सेम ही होगा। ये ऊपर जो आपका सेल पोल है अब ऊपर वाला सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर सिमेट्रिकली जितनी यहाँ पर होंगी उतनी यहाँ पर होंगी और उतनी ही यहाँ पर जो है वो सिमेट्रिकली ये आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। ठीक है जी। नंबर ओके, a distributed winding has two principal advantages। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं, इसकी एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट, a distributed winding generates a voltage wave that is nearly a sine curve। तो अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे तो वो एक प्रॉपर साइन कर्व बनेगी। सेकेंडली, कॉपर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आर्मेचर सरफेस। तो कॉपर जो है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देयरफॉर हीटिंग इज मोर यूनिफॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज मोर इजीली कूल्ड। तो जो आप जहां पर आपकी कॉपर है वहां पर कॉपर लॉसेस होंगे जो कि आइस के रॉड की फॉर्म में होते हैं और वो हीट की शक्ल में रेडिएट होते हैं। तो अगर ये साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो जो है वो हीट भी साइमल्टेनियसली दोनों साइड में बराबर होगी, एक साइड ज्यादा गर्म नहीं होगी, तो उसको कूलिंग जो हीटिंग इफेक्ट है इसको नेग्लेक्ट करने के लिए जो कूलिंग है वो भी इजी रहेगी। दूसरा, AC आर्मेचर वाइंडिंग्स में यूज फुल पिच कॉइल्स और फ्रैक्शनल पिच कॉइल। दो ऑप्शंस हैं, फुल पिच की और फ्रैक्शनल पिच की, ये भी बताते हैं क्या होती है। और कॉइल विद अ स्पैन ऑफ 180 इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड अ फुल पिच कॉइल। अगर उसके दरमियान में डिफरेंस जो है ये स्पैन है वो 180 डिग्री का होगा तो वो फुल पिच होगी। इन दिस केस द टू साइड्स ऑफ द कॉइल occupy identical position under adjacent pole opposite poles and the EMF generated in the coil is maximum। तो क्या होगा कि पोल्स एक दूसरे से 180 आउट ऑफ फेज होंगे, तो जो EMF जनरेट होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे साइनोसाइडल फेज में होता है कि एक साइकिल दूसरे के 180 आउट ऑफ फेज होता है। और कॉइल विद अ स्पैन ऑफ लेस देन 180 इलेक्ट्रिकल इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल पिच कॉइल। फुल पिच कॉइल क्या है? जिसमें 180 का स्पैम हो और जो लेस देन 180 होगा उसको आप
फ्रैक्शनल पिच कॉइल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अ कॉइल विद अ स्पैन ऑफ 150 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज वुड बी कॉल्ड अ 5/6 pitch coil. Although EMF induced in a fractional pitch coil is less than that of a full pitch coil, से कम होगी, fractional pitch coils are frequently used in AC machines for two main reasons. तो इनको क्यों यूज किया जाता है उसकी दो वजूहत है। फर्स्ट, लेस कॉपर इज रिक्वायर्ड पर कॉइल, एक कॉइल में कॉपर कम रिक्वायर्ड होगी। एंड सेकेंडली द वेव फॉर्म ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज इज इंप्रूव, तो जो वेव फॉर्म होगी वो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इंप्रूव होगी। Most of the AC machine uses double layer armature winding, दो लेयर यूज करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की। In a double layer winding, one coil side lies in upper half of one slot, एक upper half में होगी, while the other coil side lies in the lower half of the another slot, space between one pole pitch from the first one. दो पोल्स के दरमियान में, एक पिच के दरमियान में जो डिफरेंस है, अपर हाफ के ऊपर भी वाइंडिंग होगी, फिर स्पेस देकर लोअर हाफ के दरमियान भी वाइंडिंग होगी। दिस अरेंजमेंट permits simpler and corrections and it is economical to manufacture। किस लिए इकोनॉमिकल होती है कि तो किसी एक में अगर डैमेज हो जाता है तो रिपेयर करते हुए आप उसका फुल पोर्शन जो है वो डैमेज नहीं होगा, जो अपर या लोअर में से कोई एक होगा वो रिप्लेस किया जाएगा। इसकी वजह से ये जो कनेक्शन है वो सिंपल भी रहते हैं और इकोनॉमिकल भी रहते हैं। Since most of the AC machines are of three-phase type, the three windings of the three phases are identical but spaced 120 electrical degrees apart। तो तीनों के दरमियान में 120 डिग्री का मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन फेज डिफरेंस 120 का होगा। A group of adjacent slots belonging to one phase under one pole pair is known as phase belt. The angle subtended by a phase belt is known as phase spread. The three-four phase windings are always designed for 60 phase spread। 60 phase spread का मतलब है कि एक में दो होंगे स्प्रेड जो है फेज स्प्रेड, और एक फेज जो है फेज बेल्ट। एक्चुअली वो बता रहा है कि एक वन पोल जो हमारे पास है उसके अंदर दो फेज स्प्रेड होते हैं और एक फेज स्प्रेड जो है वो 60 डिग्री के साथ स्पेस, ओवरऑल जो है वो वही 120 ही होगा, अपर का 60 और फिर लोअर का 60, तो वो दोनों मिलाकर जो है वो 120 ही रहेगा फेज स्प्रेड। ये अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रही होगी दोनों के दरम्यान में जो फेज बेल्ट है। अगर A1, A2, A3 और A4 को देखें तो ये अपर A1 जो है वो अपर एंड की वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 लोअर एंड की, और ये A3 जो है ये अपर एंड की और A4 जो है वो लोअर एंड की वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के दरमियान में ये भी 160 बच्चे एक ने कहा है प्लीज रिपीट, मैं ये इसको दोबारा ही बात को डिस्कस कर रहा हूँ। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो एक जो पोल है ये यहाँ से ये एक पोल है और ये एक पोल है, दो पोल्स यानी कि पेयर ऑफ द पोल के दरमियान में ये दो पेयर्स के दरमियान में ये जो वाइंडिंग की गई है, A1 एक वाइंडिंग को कह रहे हैं, A2 दूसरी वाइंडिंग को कह रहे हैं, यानी एक ही वाइंडिंग के अपर पोर्शन को A1 और लोअर पोर्शन को A2 कह रहे हैं। सिमिलरली इसके अपर पोर्शन को A3 और लोअर पोर्शन को A4 कह रहे हैं, और इनके दरमियान में जो एंगल है ये फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री का है। तो अपर और लोअर के दरमियान में अगर मिला लेंगे तो वो टोटल 120 का ही फेज डिफरेंस आएगा। With very few exceptions, alternators are three-phase machines because of the advantage of a three-phase services of generation, transmission and distribution। तो हमें एडवांटेजेस होते हैं थ्री फेज के, जनरेशन में भी, ट्रांसमिशन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी। The windings for an alternator are much simpler than that of a DC machine because no commutator is used। जब हम डीसी मशीन को देखेंगे तो इस वाइंडिंग के आगे कम्यूटेटर्स भी यूज होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो फिगर आपको समझ आ रही है दिखा रही है, फिगर शोज अ टू पोल, दो पोल्स हैं, थ्री फेज डबल लेयर, थ्री फेज की डबल लेयर्स हैं, फुल पिच है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स फॉर स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर। There are actually 12 slots and each slot contains two coil sides। ये 12 है, ओवरऑल 12 स्लॉट्स हैं और एक स्लॉट के अंदर 2 coil sides हैं, अपर एंड लोअर। The coil sides that are placed in adjacent slots belong to the same phase। इनका आपस में फेज सेम होगा, such as A1, A3 और A2 और A4। A2 और A4 का सेम फेज होगा,
A1 और A3 का सेम फेज होगा, और ये दोनों मिलाकर A1 और A3 का भी एक फेज बेल्ट कहलाएगा, A2 और A4 का भी एक फेज बेल्ट कहलाएगा। ये अगर 60 का है तो ये 60 + 60 120 हो जाएगा। Note that in a three-phase machine, phase belt is always 60 electrical. Since the winding has double layer arrangement, one side of a coil such as A1 is placed at the bottom of the slot and the other side minus A1 is placed at the top of the another slot spaced one pole pitch apart. One pole pitch मतलब 60 degree का difference. Note that each coil has a span of a full pole pitch or 180 electrical degrees. Therefore, the winding is a full pitch winding. Note that there are 12 total coils and each phase has 4 coils. एक फेज के अंदर कितनी कॉइल्स हैं? 4 कॉइल्स हैं। कोई भी एक A1 और इसका अगर आप एक बना लें तो ये एक फेज हो गया, इसी तरह से C2 और इसका बनाए तो ये दूसरा फेज हो गया और ये तीसरा फेज होगा, और तीनों आपस में 180 आउट ऑफ फेज है। And each phase has 4 coils. The 4 coils in each phase are connected in series so that their voltage adds up. The 3 phase then may be connected to form a Y or delta connection. यहाँ तक ये आर्मेचर वाइंडिंग थी, जस्ट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट चैप्टर में वाइंडिंग को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एज अ एपिटाइजर था कि नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले अल्टरनेटर की जो हमने बात की है, इसकी सारे चीजों के नाम आपको पता होने चाहिए, उनके दरमियान में एंगल डिफरेंस कितना होता है, ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज यूज की हैं, फेज बेल्ट की इसका क्या मतलब होता है, और इनके दरमियान में स्पेस कितनी होती है, फेज स्प्रेड क्या चीज है, और इसका एंगल कितना होता है, ये इन चीजों के आपको नाम पता होने चाहिए। फिर आप नेक्स्ट जो है वो क्लासेस में जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। सर वो मैंने और पूछना था जो आप एसी आर्मेचर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें, सॉरी जी बच्चे। सर वो